हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जो कि पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति या एक समूह नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर पूरी की पूरी एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत आते हैं केंद्र और राज्य सरकार। अब आइए दोस्तों, हम समझते हैं एक एक करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सरकार ने कैसे मजाक बना रखा है। दोस्तों, आपको सब कुछ समझने से पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए बजट कौन पास करता है, फंडिंग कौन करता है और इसको अप्रूव कौन करता है। दोस्तों, अगर हम बात बजट की करें तो एजुकेशन के लिए बजट पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। इसलिए एक कहावत भी है कि आपके बच्चे का फ्यूचर आपका बच्चा या कोई शिक्षक करे उससे पहले एक पॉलिटिशियन करता है कि आपके बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। तो आइए जानते हैं कि एक पढ़े लिखे नेता का चुनाव करना आपके और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है, बजाय इसके कि मेरा नेता मेरे जाति या धर्म का है या नहीं, कौन सा नेता चुनाव में 5 किलो राशन बांट रहा है, कौन सा नेता चुनाव प्रचार में शराब और पैसे बांट रहा है। तो आपको बताते चलो, एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के स्कूल इंडेक्स में सबसे बुरा हाल अपने देश में बिहार का है। अब आप बोलेंगे चलो ये तो ठीक है, लेकिन बिहार की इस हालत का जिम्मेदार बिहार के पॉलिटिशियंस कैसे हैं? आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए दोस्तों, बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा में जाति का कितना बड़ा रोल था। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए बिहार में जातिवाद का कितना बड़ा रोल है। बल्कि वहां तो एक रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि बिहार में धर्म के नाम पर आप वोट उतना हासिल नहीं कर सकते हैं जितना कि आप जात के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब बात पॉलिटिक्स की हो ही रही है तो हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे, जो कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, बिहार इलेक्शन 2025 विधानसभा चुनाव। इस चुनाव को 2 चरणों में निर्धारित किया गया। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी थी। और इसके तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो एमसीसी लागू हुआ था बिहार में, वो 6 अक्टूबर से 14 नवंबर के आसपास था, जो कि इलेक्शन के रिजल्ट का डेट था। अब आगे होता क्या है कि एनडीए गठबंधन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनसीसी का उल्लंघन करते हुए 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर और 14 नवंबर को महिलाओं के अकाउंट में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पैसे ट्रांसफर किए, पूरे 10-10 हजार रुपए। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर को ही एमसीसी लागू कर चुका था। इसके बावजूद एनडीए गठबंधन ने महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी एमपी मनोज झा ने 31 अक्टूबर 2025 को इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखते हैं, लेकिन उस लेटर को इलेक्शन कमीशन ने इग्नोर कर दिया, सिर्फ ये बोलकर कि ये एक ऑनगोइंग स्कीम है, इसमें एनडीए गठबंधन ने कोई एमसीसी का उल्लंघन नहीं किया है। इन सब चीजों को होते देख मुझे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन याद आती है, जिसमें वो बोलते हैं, सत्ता के लिए संघर्ष राजनीति में हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये राजनीति में आज के डेट में आम बात हो गई। अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि एजुकेशन के नाम पर टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च हमारे देश में एजुकेशन पर किया जाता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों, यूनेस्को की एक डाटा के मुताबिक इंडिया में एजुकेशन के नाम पर मात्र 4.6% के आसपास पैसे खर्च किए जाते हैं, जो कि चाइना और यूएसए की तुलना में बहुत ही कम है। अगर मैं आपको जीडीपी को आसान भाषा में समझाने के लिए बताऊं तो इतना कि अगर आपके महीने का तनख्वाह 35,000 रुपया है तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर हर माह मात्र 1610 रुपया खर्चा कर रहे हैं, यानी कि मात्र अपने कमाई का 4.6% ही आप एजुकेशन पर अपने बच्चों के खर्चा कर पा रहे हैं। एक बार सोचिए दोस्तों कि क्या आप 4.6% यानी जो 1610 रुपया हो रहा है, क्या इतना आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त है? अगर आप और हमारे जैसे मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग ऐसी मजाक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर 4 या 5% ही खर्चा करें, तो सरकार को एक बिल्कुल भी हक नहीं है कि अपने देश के बच्चों के भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ करें। दोस्तों, मुझे नहीं पता है मैंने अभी तक जितनी भी बातें आपसे शेयर किया है उसमें आप मेरे बातों से सहमत हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन मेरी आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जरा सा भी सीरियस हैं तो इस एक रिपोर्ट को मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके बच्चों की जिंदगी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए खिलौना ही है। आइए देखते हैं कैसे। एनडीटीवी इंडिया ने 13 सितंबर 2024 को एक आर्टिकल लिखा जिसमें 67% छात्र करियर और शिक्षा को लेकर मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। उनमें से 85% छात्र तो मदद ही नहीं मांगते। अब आइए मौत के आंकड़ों पर भी थोड़ा नजर डाल ही लेते हैं। अक्टूबर 2025 में जनसत्ता ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में होने वाली मौत का आंकड़ा जो था 13,892 था, जो कि 2019 की रिपोर्ट से 34% अधिक थी। 2023 में एनसीआरबी की डाटा के रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में जितनी भी मौतें हुई थी उनमें से 8.1% सिर्फ छात्रों ने किया था। सोचिए अगर यही हाल रहा तो 2026 अभी चल रहा है, अगर अगली रिपोर्ट आती है तो इसकी क्या हालात होंगे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, कई आंकड़े तो मीडिया में पब्लिश ही नहीं किए जाते, और ये आंकड़े भी किसी मुखर्जी नगर या कोटा जैसे शहरों के 6x6 के कमरों में समस्याओं से जूझ रहे छात्रों की तरह दम घोट लेते हैं। दोस्तों, ये मौत का सिलसिला यही थमने का नाम नहीं लेता है, बल्कि IIT, IIM और NIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के बाद भी छात्र सिस्टम के आगे मजबूर होकर दम तोड़ दे रहे हैं। जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 सालों में ही IIT कानपुर के 8 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। कुल मिलाकर दोस्तों, मैं एक चीज यहाँ पर साफ साफ बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतर नेता का चुनाव करें, जो रोजगार, शिक्षा और आपके बच्चों के भविष्य की बात करे, ना कि चंद चीजों का लालच देकर आपको ही वोट बैंक की तरह आपका इस्तेमाल करे। अब हम कुछ उन रिपोर्ट्स पर भी ध्यान दे लेते हैं जो गवर्नमेंट और सिस्टम के लापरवाही को साफ साफ बेनकाब करते हैं।
ये हादसा 25 जुलाई 2025 को राजस्थान के पिपलोदी गांव की है। जब बच्चे सुबह 7 से 8 बजे के तकरीबन में पढ़ रहे होते हैं तो दीवार स्कूल की गिर जाती है और उसमें तकरीबन 7 से 8 बच्चों की मौत हो जाती है और लगभग 28 से 30 बच्चे दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं। हादसे के बाद लोकल और कुछ मीडिया ने बताया कि इसकी शिकायत तकरीबन कई सालों से किया जा रहा था, लेकिन इस पे संज्ञान लेने के लिए ना ही कोई आला अधिकारी सामने आया, ना ही कोई नेता ने इस पे संज्ञान लिया। अब हादसा किसकी कमी से हुआ और किस सरकार के कार्यकाल में हुआ, इसको समझने से पहले हमें सरकार के कार्यकाल पर नजर डालनी होगी। दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक सरकार थी कांग्रेस की राजस्थान में और उस वक्त मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और दिसंबर 2023 से अभी तक मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा और सरकार है बीजेपी की। अभी राजस्थान में इतना कुछ खत्म हुआ नहीं था कि अगले ही दिन यूपी के हापुड़ जिला के भमेड़ा गांव में एक प्राथमिक विद्यालय के छत के लिंटर का मलबा गिर गया, जिसमें 4 छात्र घायल हो गए। फिलहाल मैं आपको याद दिलाते चलूं, यूपी में बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, इस बात से साफ पता चलता है कि हम और आप आपस में इन पार्टियों और इन नेताओं के लिए लड़ते रहेंगे, और चाहे सरकार किसी की भी हो, ये पॉलिटिशियंस देश को बेचकर खाते रहेंगे। इनको आपकी वैल्यू तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप विकास, शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करते और इनसे अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते। तब तक ये हमें जाति और धर्म के नाम पर अलग करते रहेंगे और वोट बैंक की तरह हमें हमेशा इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं पता आप मेरे वीडियो से कितने प्रभावित हुए हैं, लेकिन लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कभी प्रोटेस्ट किए होंगे, पर क्या उसकी सुनवाई हुई? अगर आप किसान हैं तो क्या सच में सरकार आपकी सुन रही है? जो कर्ज माफी का वादा हुआ था, क्या वो पूरा हुआ? आय भी दुगना हुआ जैसा कि वादा किया गया था? क्या आप में है इतनी हिम्मत कि आपने चुनाव के दौरान जिस नेता या मंत्री को वोट दिया था उस नेता या मंत्री से जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सके? या फिर आप में इतनी हिम्मत है कि अगर आज आपके साथ 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए और आप साइबर क्राइम में इस बात को कंप्लेन करें और वो आपकी आसानी से बात को सुन ले और इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सके? खैर, ये सब छोड़िए, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या आपको अपने एरिया के सरकारी स्कूल पर इतना भरोसा है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे करवा सके और उनके उज्जवल भविष्य का सपना देख सके? या फिर आपको अपने एरिया के प्राथमिक उपचार केंद्र पर इतना भरोसा है कि आप अपना या फिर अपने परिवार का इलाज वहाँ पर करवा सके? मुझे नहीं पता दोस्तों, मैंने जो इतने सारे सवाल आपसे किए हैं, इन सारे सवालों का आपके अंदर क्या जवाब है, पर आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अंदर की आत्मा से इन सारे सवालों को जवाब ढूंढने का कोशिश जरूर करिएगा। फिर सोचिएगा कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है और हमारे एरिया में एक पढ़े लिखे नेता का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।